नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि हमारा है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधारगत परिप्रेक्ष्य। इसमें हम लोग धीरे धीरे अध्ययन कर चुके हैं यूनिट 3 तक, और आज हम लोग अध्ययन करेंगे यूनिट 4। तो इसमें यूनिट 4 में सबसे पहला ही जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग है, वो है शैक्षिक नियोजन। शैक्षिक नियोजन आप हिंदी में देख रहे हैं, आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो ही इसकी आप इंग्लिश देखेंगे, एजुकेशनल प्लानिंग की जो हमारी शिक्षा है, उसकी शिक्षा की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो आप लोग इस चैनल पे पहले जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे अंत तक आप लोग बने रहिए। तो आइए देखते हैं कि शैक्षिक नियोजन क्या है, जो एजुकेशनल प्लानिंग क्या है, जो हमारा जो शिक्षा है, शिक्षा की हम प्लानिंग कैसे करते हैं, तो इसकी अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि शिक्षा, जो हमारा शिक्षा की जो प्लानिंग है, वो शिक्षा की प्लानिंग कैसे हम करेंगे। तो कहा जाएगा कि, या फिर शैक्षिक नियोजन हम किसे कहेंगे, तो देखिए किसे कहेंगे, जो शिक्षा के प्रसार तथा शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहन की करती है। कहने का मतलब समझिए क्या है कि कोई भी अगर हम प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं, तो शिक्षा, जो भी हमारी शिक्षा है, शिक्षा के बारे में, शिक्षा की ही प्लानिंग हम करेंगे। तो जो हमारी शिक्षा के प्रसार, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसका प्रसार करेंगे, तथा शिक्षा की गुणवत्ता, उसकी क्या गुणवत्ता है, उसकी गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने के लिए उसको एक व्यवस्थित क्रम में, क्रम बाई क्रम उसको अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो उसी करेंगे, या अगर हम कह सकते हैं कि सामान्यतः जो नियोजन हमारा है, जो प्लानिंग हमारी जो है, उसको समान ही, प्लानिंग के समान ही शिक्षा संबंधी समस्याओं का तार्किक हल। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब कि जो हमारी शिक्षा है, जो हम शिक्षा के बारे में जो हम प्लानिंग करेंगे, शिक्षा का जो प्लानिंग हम एक क्रमबद्ध के रूप में करेंगे, उसमें हम जो कुछ भी एक तार्किक क्रम में उसका हल निकालेंगे, और शिक्षा संबंधी लक्ष्यों को, क्योंकि शिक्षा का जो भी लक्ष्य, मान लीजिए हमको जिस जगह पे जो हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है, उस लक्ष्य तक हम प्राप्ति अपना करेंगे, उसको एक सीमित साधन में। जैसे किसी भी चीज़ की अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना है, मान लीजिए कि हमको शिक्षा की प्लानिंग करना है, हमको एक स्कूल खोलना है, तो स्कूल खोलना है तो विद्यालय खोलने का वो हमारा प्लानिंग तो है, लेकिन उस प्लानिंग हमको शिक्षा विद्यालय खोलने के लिए हम जो भी उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, उसके लिए जो भी हमें साधन संसाधन की जो हमें उपयोगिता होगी, और उसको हम एक तार्किक क्रम में, व्यवस्थित रूप में अगर हम उसको एक क्रम में अगर उसको हम बांधें, उसको लगा दें, तो इसी को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक नियोजन कहते हैं। आप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या है कि जो शिक्षा के प्रसार तथा शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहन करने के लिए सुनियोजित की जाती है, या व्यवस्थित ढंग से उसको क्रमबद्ध किया जाता है, अर्थात सामान्यतः नियोजन को समान ही शिक्षा, नियोजन के समान ही शिक्षा एक की समस्याओं को, जो कुछ भी शिक्षा में हमारी समस्याएं होंगी, उस समस्याओं को तार्किक हल करने के लिए, हल निकालने के लिए, तथा लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उसमें सीमित साधन संसाधनों प्राप्त किया जाता है, या संसाधनों के द्वारा उस शैक्षिक नियोजन को हम प्राप्त करेंगे, इस योजना को प्राप्त करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक नियोजन। इसको अलग एक और भाषा में अगर हम देखने का प्रयास करें, तो वो क्या है कि जब हम नियोजन के नियमों, सिद्धांतों तथा तार्किक प्रयोगों, शिक्षा के विस्तार, दृष्टि व समस्या समाधान में लगाते हैं, तो यह प्रक्रिया ही शैक्षिक नियोजन है। कहने का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लानिंग को जब हम उसको तार्किक ढंग से सुनियोजित करते हैं, सिद्धांत को उसके एक व्यवस्थित क्रम में उसको लगाते हैं, बांधते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक नियोजन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए है क्या कि शैक्षिक नियोजन और शिक्षा में भूमिका, जो हमारी शैक्षिक नियोजन है, जो हमारी शिक्षा में जो एजुकेशनल जो प्लानिंग है, और इसी एजुकेशनल प्लानिंग और मतलब शैक्षिक नियोजन, उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है। जो हमारा एजुकेशनल प्लानिंग जो रहेगा, जो कुछ भी हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम प्लानिंग करते हैं, अगर अपना मकान बनाने के लिए अगर हम प्लानिंग करते हैं, अपने आप को हम पढ़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, हम अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसकी अगर हम प्लानिंग करते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए, मान लीजिए अगर हम IAS की तैयारी अगर हम कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम प्लानिंग करते हैं, अपना BEd 4th सेमेस्टर का हमको पेपर देना है, उसकी हम एक प्लानिंग करते हैं, तो उसमें हमारी शिक्षा की क्या भूमिका है, उसमें हमारा शिक्षा कहां तक हमारा महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसके बारे में हम आइए देखते हैं क्या है। जो नियोजन हमारा है, नियोजन और शिक्षा का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। अगर हम एक प्लानिंग करते हैं, तो उस प्लानिंग में हमारी शिक्षा भी एक क्या है, उतना ही भूमिका निभाती है जितना कि एक हम जब प्लानिंग करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है, अर्थात ये दोनों कई प्रकार से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, आपस में ये दोनों को बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। अगर शिक्षा नहीं होगा, अगर
जब भी हम प्लानिंग करेंगे तो उसके लिए हमें शिक्षा की बहुत ज़्यादा जरूरत आवश्यकता हमको पड़ती है। आगे देखिए क्या है कि नियोजन एक शैक्षिक प्रक्रिया है। जो भी हम प्लानिंग करेंगे उसमें एक शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो एक शैक्षिक प्रक्रिया है, शिक्षा की ही प्रक्रिया है ये, और शिक्षा के ही माध्यम से नियोजन में सफलता प्राप्त होती है। अगर हमारी शिक्षा नहीं रहेगी, अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे, अगर हमको शिक्षा के बारे मतलब अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे ऐसे कहिए, तो हम किसी भी प्लानिंग अगर हम करेंगे तो उस प्लानिंग में हम क्या हो जाएंगे, हम कहीं ना कहीं नीचे हो जाएंगे, हम अच्छे से अपनी प्लानिंग को नहीं कर सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि शिक्षा के ही माध्यम से नियोजन की सफलता प्राप्त होती है। कोई भी अगर हमको सफलता प्राप्त करना है, कहीं भी अगर हम आपको बताएं कि जैसे हमको बीएड 4th सेमेस्टर अगर हमको पास करना है, तो हम उसके लिए सबसे पहले एक प्लानिंग बनाएंगे कि हमको एक यूनिट वाइज हमको अध्ययन करना है। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इस यूनिट को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे और अपनी एक प्लानिंग बनाएंगे। हम 1 घंटे की प्लानिंग बनाएंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, एक शिक्षा की भूमिका है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो क्या उस प्लानिंग को कर पाएंगे, अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो वही कहा जा रहा है, शिक्षा की सहायता से ही व्यक्ति नियोजन की उद्देश्यों को ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा के ही माध्यम से। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति विभिन्न साधनों को विकसित कर सकते हैं। जो अगर हम शिक्षित रहेंगे तो शिक्षा के ही माध्यम से ही व्यक्ति विभिन्न साधन संसाधन जो कुछ भी हमको चाहिए उसको हम कम समय में उपयोग, किसी मान लीजिए कि अगर हमको तार्किक क्षमता की जरूरत है तो हम अपना कुछ तर्क लगा करके, किसी मशीन की कुछ जरूरत अगर हमको ये अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, मान लीजिए घर बनाना है तो हम कुछ अगर मशीन है, कुछ वैसे चीज़ें हैं तो उसको हम उपयोग वहाँ करके और अपने आप को हम क्या करेंगे, अपना समय की बचत कर लेंगे, अपनी प्लानिंग को, अपना जो कुछ भी अपना हमको घर बनाना है उसको हम जल्दी से उसको तैयार कर सकते हैं। तो अपनी कहीं ना कहीं उसमें हम अपने दिमाग, अपने शिक्षा की कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता, उपयोगिता होती है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति विभिन्न साधनों को विकसित कर सकते हैं और शिक्षित व्यक्ति नियोजन की उपलब्धियों से पूर्ण रूप से उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर शिक्षित व्यक्ति रहेंगे तो वो जो कुछ भी उनका प्लानिंग रहेगा, जो कुछ भी उनका नियोजन रहेगा, उस नियोजन की उपलब्धि को, उसको प्राप्त करने के लिए उनको पूर्ण रूप से किसकी उपयोगिता होती है, ज्ञान की प्राप्त कर, मतलब उसके द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्ञान से ही और शिक्षा से ही हम अपनी प्लानिंग को कर सकते हैं। आगे देखिए इसका क्या है, आगे देखेंगे हम लोग इसकी विशेषता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इस सब के बारे में आइए देखते हैं। देखिए जो हमारा जो शैक्षिक जो नियोजन है, इस शैक्षिक नियोजन में एजुकेशनल जो प्लानिंग है इसमें हम लोग देखेंगे इसकी प्रकृति और विशेषता, कि शैक्षिक नियोजन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए और इसकी विशेषता कैसी होनी चाहिए। देखिए जैसे कि क्या है कि यह पहला ही विशेषता इसकी है कि यह दीर्घकालिक होती है। क्या होती है, यह दीर्घकालिक होती है। यह दीर्घकालिक का मतलब यह है कि ये बहुत जल्दी नहीं हो पाती है। अगर हम कोई भी प्लानिंग अगर हम करते हैं तो ये 15 से 20 साल के बाद ही यह प्राप्त हो पाता है। जैसे अगर आपको कहें कि कोई अगर मान लीजिए आपको अगर जॉब अगर लेना है या फिर आप अगर कोई जॉब अगर पा रहे हैं तो क्या वो 1-2 साल में मिल जाती है, उसके लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, पहले आप प्राथमिक स्तर में जैसे आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप 6 से 8 में पढ़ते हैं माध्यमिक स्तर, उसके बाद उच्च स्तर आप पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप फिर तैयारी करते हैं, तब आप कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलता है, आपको नौकरी मिलती है। तो वही कहा जा रहा है कि यह जो दीर्घकालिक होती है, तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल जो प्लानिंग हमारा जो है, शिक्षा की जो प्लानिंग जो है वो क्या होती है, एक दीर्घकालिक होती है। ये कहीं ना कहीं 15-20 साल के बाद ही ये प्लानिंग मतलब सुनिश्चित होती है। अगला देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि यह लंबवत तथा क्षैतिज स्थिति के अनुसार होता है। इसका मतलब समझिए क्या है कि यह लंबवत और क्षैतिज, इसमें 2 पॉइंट आपको दिया गया है, लंबवत और क्षैतिज। यहाँ लंबवत से मतलब ये है कि लंबवत जैसे कि कोई भी शिक्षा का जो स्तर होगा वो शिक्षा का स्तर कैसा होगा, प्राथमिक स्तर सबसे पहले होगा, प्राथमिक के बाद माध्यमिक होगा, माध्यमिक के बाद क्या होगा, उच्च स्तर होगा। तो जो आपका प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर की जो इस तरह से जब क्रम वाइज जब आप एक शिक्षा जब आप ग्रहण करते हैं तो वो कौन सा स्तर होता है, लंबवत स्तर होता है। लंबवत नियोजन ऐसे आप कर सकते हैं कि लंबवत शैक्षिक नियोजन उसको कहते हैं। और क्षैतिज किसको कहते हैं, क्षैतिज स्थिति या क्षैतिज शैक्षिक नियोजन किसे हम कहते हैं, जब हम शिक्षा को या शिक्षा के प्रकार को जब हम व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और उसके बाद क्या है व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और कृषि शिक्षा, जब इसमें जब हम कहीं ना कहीं किसी व्यवसाय के बारे में किसी अगर हम करना चाहते हैं उसके बारे में शिक्षा जब हम ग्रहण जब करते हैं, शिक्षा की जब हम प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसको हम किस स्तर में लेते हैं, तो क्षैतिज स्थिति के अंतर्गत लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो थोड़ा सा है ये थोड़ा सा अलग है, आप देखिए समझिएगा, प्रयास करिए कि यह लंबवत तथा क्षैतिज स्थिति के अनुसार होता है। लंबवत का मतलब यह है कि जब आप प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर की शिक्षा जब आप शिक्षा के बारे में आप जब प्लानिंग करते हैं या उसके बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो हमारा लंबवत स्तर होता है शैक्षिक नियोजन, और क्षैतिज नियोजन तब होता है जब आप किसी न किसी व्यवसाय के बारे में जब आप शिक्षा जब ग्रहण करते हैं, उसके जब बारे में शिक्षा की जब प्लानिंग जब आप करते हैं तो आपका होता है शैक्षिक स्थिति। आपको क्लियर हो गया।
आगे देखिए क्या है कि इसके परिणाम, इसका जो परिणाम होता है वो लंबे समय के बाद प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आज ही सोचे कि हम जॉब पा लें या फिर कोई भी शिक्षा की अगर आप प्लानिंग आप करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी बच्चे में अगर आप मान लीजिए कि विकास करना चाह रहे हैं कि अगर बच्चे को क्लास 2 में अगर बच्चा है तो उसको आप तुरंत पढ़ा दें और तुरंत बच्चा समझ जाए, तो धीरे धीरे उसका कहीं ना कहीं क्लास 2 का एक सिलेबस होता है, उसकी एक सिलेबस की एक प्लानिंग होती है। आपको एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाना है, एक हेडिंग पढ़ाना है, धीरे धीरे आप उस बच्चे में विकास कर पाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि यह परिणाम जो होता है लंबे समय के बाद होता है, कहीं तुरंत नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे उस बच्चे को सिखाते सिखाते आप एक प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग बना करके आते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक समय लेता है, दीर्घकालिक, यहाँ भी कहा भी गया है कि ये दीर्घकालिक होती है, ये कुछ ना कुछ अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा लेती है। हो सकता है कहीं 20 से 25 साल के समय ले ले, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा समय लेता है, कम समय में ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है शैक्षिक नियोजन की। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी भी शैक्षिक नियोजन जो है, कोई भी प्लानिंग अगर हम करते हैं, शिक्षा में जो भी प्लानिंग करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक निरंतर चलती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया इसको हम कह सकते हैं। ये हमेशा चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती। कभी भी शिक्षा अगर हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, हम पढ़ने का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो आपका कभी भी शिक्षा खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसको आप निरंतर लगातार कंटिन्यूअस आप पढ़ सकते हैं, आप शिक्षित हो सकते हैं, या शिक्षा की जो प्लानिंग होती है वो आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिन के बाद आप प्लानिंग, आपका शिक्षित जो प्लानिंग है शैक्षिक नियोजन, वो आपका खत्म हो जाएगा, नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखिए क्या है कि यह अत्यधिक या यह अत्यंत ही जटिल तथा संवेदनशील प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह है कि जब कहीं ना कहीं आपको जब समय लगेगा, जब काफ़ी समय लगेगा 20 से 25 साल, और काफ़ी बच्चे को धीरे धीरे आप एक प्लानिंग करेंगे, धीरे धीरे आप सिखाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है। कहीं ना कहीं बच्चे को भी सीखने में थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया, जल्दी वो समझ नहीं पाता, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं या कुछ प्लानिंग, तो ऐसा प्लानिंग कहीं ना कहीं ये अत्यंत जटिल तथा संवेदनशील प्रक्रिया हो जाती है। तो आप समझ गए कि शैक्षिक नियोजन जो होता है, एजुकेशनल जो प्लानिंग होता है, उसमें प्रकृति और इसकी विशेषताएं क्या है, इस 4 पॉइंट के माध्यम से आप जितना चाहें उसको बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं, आपको पेपर में हम बताए भी हैं। आगे देखिए क्या है कि इसके महत्व क्या है, जो शैक्षिक नियोजन है इसका महत्व क्या है, या इसके महत्व क्यों हैं। हम शैक्षिक नियोजन का महत्व हमारे लिए क्या उपयोगी है, क्यों उपयोगी है। तो देखिए क्या है कि शैक्षिक नियोजन की प्राप्ति में, क्या कहने का मतलब है कि शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में करने का मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज़ की अगर आप लक्ष्य आपका कोई है, आपको प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति आप करने के लिए आपको कहीं ना कहीं शैक्षिक नियोजन बहुत ही आवश्यक है। आप अगर शैक्षिक नियोजन नहीं करेंगे, आप अगर किसी भी चीज़ की अगर उस शिक्षा को या उस उद्देश्य को, उसको अगर आप प्लानिंग अगर आप नहीं करेंगे, तो उस लक्ष्य को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी भी चीज़ का अगर आपको कह दिए कि अगर आप मान लीजिए बीएड ही फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट 4th सेमेस्टर तक आपको जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं प्लानिंग करना होगा। वो प्लानिंग किसमें करना होगा, शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि अगर आप बीएड आप कर रहे हैं, तो आपको अगर शिक्षित होंगे, आप शिक्षा के माध्यम से उसको आप प्लानिंग करेंगे कि हमको फर्स्ट सेमेस्टर में इतना नंबर लाना होगा, या हमको इस तरह से पढ़ना है, ये सब आपका कहीं ना कहीं उसमें प्लानिंग होगा। तो वही कहा जा रहा है कि शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्या है, वांछित परिणामों की प्राप्ति में सहायक, वांछित परिणामों की प्राप्ति में सहायक। इसका कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आपका परिणाम जो हो वो आपका सकारात्मक हो, तो वांछित परिणामों की प्राप्ति, आपको कोई भी परिणाम, जैसे बच्चे को अगर परिणाम उसका लाना है वो अच्छा, उसमें सहायक हो, तो आप कहीं ना कहीं उसका आपको ऐसे प्लानिंग करके आना चाहिए कि बच्चा जो कुछ भी है उसका परिणाम वो समझ सके उस चीज़ को, उसमें आप उसको मतलब जैसे आप कुछ भी उसको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा का परिणाम उसका सकारात्मक आना चाहिए, उसका परिणाम एक कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका कोई परिणाम ही नहीं निकल के आ रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि वांछित परिणामों की प्राप्ति में सहायक होती है, किसके द्वारा, तो शैक्षिक नियोजन के द्वारा ही ये प्रक्रिया हो पाती है। आगे देखिए क्या है, इसके द्वारा भौतिक समृद्धि सुनिश्चित होती है। जो कुछ भी ये जो है, इसके द्वारा ही भौतिक जो समृद्धि होती है वो भी सुनिश्चित होती है। जो भी वातावरण जो होता है वो भी एक कहीं ना कहीं शिक्षक नियोजन के द्वारा ही एक प्लानिंग जब हम करते हैं, तो उसमें भौतिक समृद्धि भी हमको सुनिश्चित होती है। आगे देखिए क्या है, चौथा पॉइंट, सही निर्णय लेने में सहायक। सही निर्णय लेने में सहायक क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी टीचर है, अगर आकर के कक्षा में वो बच्चों को पढ़ाता है, तो जब बच्चों को जब वो पढ़ाता है, तो वो ऐसे प्लानिंग अपने जो कुछ भी पाठ्यक्रम उसका जो है, जब भी उसको पढ़ाने का जो उसको मान लीजिए कि अगर अगले दिन उसको अगर पढ़ाना है टीचर को, तो वो अपना प्लानिंग इस तरह से करे कि बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाए वो बच्चे के अंदर वो सब कुछ समाहित हो जाए, वो बच्चा सीख जाए।
कहने का मतलब ये है कि निर्णय लेने में सहायक, वो बच्चा उसको सीख जाए और पढ़ाई, टीचर की पढ़ाई हुई बातों को बच्चा अपने से स्वयं से निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाए कि नहीं, हाँ जो बातें हमको पढ़ाई गई है, हाँ ये चीज़, इसके बारे में हम अपने से खुद से हम उसको समझने लगे, किसी को अगर बताना हो तो उसको हम समझा सकते हैं। तो बच्चा खुद से जब स्वयं से निर्णय लेने लगता है तो इसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ, तो एक टीचर की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, शैक्षिक नियोजन ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चा है वो शैक्षिक निर्णय अपने आप को खुद से निर्णय लेने के लिए वो तत्पर रहे। तो वही कहा जा रहा है कि सही निर्णय लेने में सहायक कौन लेगा, तो बच्चा लेगा। आगे देखिए क्या है, धर्मनिरपेक्ष तथा मौलिकता पूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना। कहने का इसका मतलब समझिए क्या है कि धर्मनिरपेक्ष ऐसा प्लानिंग करना चाहिए शैक्षिक नियोजन का कि उसमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि नहीं हाँ धर्म के बाद मतलब धर्म के नाम पे विवादित हो जाए, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि दो धर्म के लोग हैं तो ऐसा कर दिया जाए कि नहीं आप ये शिक्षा नहीं ले सकते हैं, आप ये शिक्षा नहीं ले सकते हैं। किसी अन्य धर्म के हैं तो उनको कहा जाए कि नहीं आप इस धर्म के हैं इसलिए आप इसकी शिक्षा नहीं ले सकते हैं। अधिकतर होता है कि वेद पुराण जो हैं, कुरान जो हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम जो लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हम लोग बस कुरान के ही शिक्षा लेंगे, हम लोग वेद पुराण के नहीं लेंगे। कुछ लोग जैसे होते हैं धर्म क्या नाम है, इधर पुराण और वेद पुराण के जो लोग शिक्षा लेते हैं वो लोग मतलब कहते हैं कि नहीं हम लोग कुरान के नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें धर्म जो निरपेक्ष होता है, प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसा शैक्षिक नियोजन बनाना चाहिए कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर या मौलिकता जो हमारा है उसके नाम पर कहीं ना कहीं विरोध ना हो जाए। तो शैक्षिक प्लानिंग ऐसा बनाना चाहिए कि जो भी बच्चा हो एक साथ अपने आप में जाए स्कूल में, क्लास में, और उसको पढ़े, और जो हमारा प्लान रहेगा, जो भी हमारा पाठ्यक्रम रहेगा वो ऐसा होना चाहिए कि चाहे वो किसी भी धर्म का बच्चा हो उसको वो पढ़े, उसको वो समझे, वो उस सबके लिए एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि नहीं हाँ किसी अन्य धर्म का है तो तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं है पाठ्यक्रम, तुम ये नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं होगा। तो ऐसा बनाना चाहिए पाठ्यक्रम कि धर्मनिरपेक्ष तथा मौलिकता दृष्टि मतलब पूर्ण दृष्टिकोण का विकास हो सके। तो हम आपको समझ रहे हैं कि आपको शैक्षिक नियोजन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। शैक्षिक नियोजन में शिक्षा की भूमिका क्या होगी आपको हम समझाए, आप क्लियर हो गया। एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। तो हम आपको समझाए कि शैक्षिक नियोजन में इसकी भूमिका क्या होगी, और भूमिका के बाद उसके बाद हम शैक्षिक नियोजन के बारे में क्या होता है शैक्षिक नियोजन, उसके बारे में हम आपको बताया कि एजुकेशनल प्लानिंग क्या होती है, उसके बारे में हम आप लोग को बताया कि प्रकृति और विशेषताएं क्या होती है 5 पॉइंट के माध्यम से, और आगे हम आपको महत्व बताया कि शैक्षिक नियोजन में हमें महत्व की क्या भूमिका होती है, महत्व किस लिए उपयोगी होता है। आपको अगर हम दिखाएं तो एक पेपर भी हमारे पास यहीं पे ये देखिए आपका पेपर है, और इस पेपर में हम आपको देखें तो ये आपका 2019 का पेपर है, और 2019 का पेपर में आपको अगर हम दिखाएं तो ये है तो पुराना पेपर, लेकिन कहीं ना कहीं आपका टॉपिक किस तरह से पूछता है। शैक्षिक नियोजन आपको हम पढ़ा रहे हैं तो शैक्षिक नियोजन का टॉपिक इसमें पूछा भी है। देखिए ध्यान से क्या पूछा है कि शैक्षिक नियोजन के अर्थ एवं उद्देश्य लिखे एवं इसमें शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। ध्यान से देख लीजिए एक बार, शैक्षिक जो इसका उद्देश्य लिखें, इसके महत्व लिखें, इसके बारे में क्या है लिखें, और शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है। तो आपको हम क्या क्या पढ़ा दिए, आपको हम शैक्षिक नियोजन का अर्थ बता दिए, अर्थ के बाद उसका उद्देश्य बता दिए, और उद्देश्य के बाद इसकी शिक्षा में क्या भूमिका है उसको हम आपको बता दिए। महत्व, उद्देश्य, सब कुछ, विशेषता, उद्देश्य, प्रकृति आपको हम क्लियर करा दिए हैं। तो हम समझ रहे हैं कि आपको ये सब चीज़ें क्या है एकदम क्लियर हो गई होगी, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे कल के डेट में। तो इसके साथ धन्यवाद।